नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हालिया एग्ज़ाम को आप देख के ज़रूर समझ गए होंगे कि अब जो है आपको कितने तह तक जाना होगा। अब जो है आप स्मार्ट बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जो रिजल्ट चाहते हैं वो मुश्किल है। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी एक अच्छी किताब को पकड़ें और विस्तार से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से इसको हम लोग समझ सकें और इसे आप ज़रूर पूरा देखें। बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, सूक्ष्म जीव अर्थात कुछ ऐसे जीवों के बारे में इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के आँख की देखने की भी एक क्षमता है। उस क्षमता के बाद जो है, उस लिमिट के बाद जो कि 0.1 mm है, उससे छोटी चीज़ों को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आप ये जानिए, ऐसे जीव जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। बात करें ल्यूवेनहॉक, ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया खोजा था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी और बैक्टीरिया जो है पहला खोजा गया सूक्ष्म जीव था। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि पहला खोजा गया सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। चूंकि सूक्ष्म जीव के बारे में या सूक्ष्म जीव को खोजा ल्यूवेनहॉक ने, इसलिए ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव का जनक कहा जाता है। तो दो सवाल यहाँ पर आपका बन गया कि सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। या आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव का अध्ययन जो होता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। बात करेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव है इसका महत्व क्या है। तो ध्यान रखिए, डेयरी इंडस्ट्री, जो वाइन फर्मेंटेशन होता है, किण्वन अपघटक के रूप में, दलहनी फसलों में, डिकम्पोजिशन में, मेडिसिन बनाने में, इन सभी क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख सूक्ष्म जीवों की। पहला है वायरॉइड। नाम से ये आपको वायरस की तरह लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए, जो वायरॉइड है ये वायरस नहीं है। ये वायरस से हटके, वायरस से अलग एक सूक्ष्मजीव है, ध्यान रखना है। बात करें, वायरॉइड की खोज 1971 में थियोडर डेनियर ने की थी। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि वायरॉइड की खोज किसने की थी? थियोडर डेनियर ने। क्लियर है? जानते हैं वायरॉइड के बारे में। देखिए, जो वायरॉइड होता है ये नॉन सेलुलर होता है, अर्थात इसमें कोशिका नहीं होता है। और जब हम लोगों ने कोशिका चैप्टर को पढ़ा था तो कोशिका के बारे में जाना था कि सजीव की जो कार्यात्मक, संरचनात्मक या मूलभूत इकाई है कोशिका है, क्योंकि सेल से उत्तक, उत्तक से ऑर्गन, फिर और अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, फिर अपना बॉडी जाके बनता है। लेकिन यहाँ तो कोशिका ही नहीं है तो आगे कुछ भी होना संभव ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वायरॉइड है ये एक अणु है और यह अणु जो है सजीव के समान व्यवहार करता है। ध्यान रखिएगा, जो वायरॉइड है ये अकोशिकीय जीव है, अर्थात इसमें कोशिका नहीं होती। यह एक अणु है जो सजीव की तरह व्यवहार करता है। और ध्यान रखना है, ये आरएनए से बना एक सूक्ष्म जीव है। ध्यान रखिएगा।
किससे बना है? आरएनए से बना एक सूक्ष्म जीव है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो वायराइड है ये केवल प्लांट में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वायराइड केवल प्लांट में पाया जाता है। ये स्वतंत्र नहीं रहता है, किसी चीज़ पर या किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, परजीवी के रूप में। ठीक है। और ये पौधों में, प्लांट में रोगों को फैलाता है। तो वायराइड के बारे में अगर हम लोग रिवीजन मार लें तो हम लोगों ने देखा कि वायराइड जो है ये वायरस नहीं है। इसकी खोज थियोडर डेनियर ने की थी। ये नॉन सेलुलर, मतलब इसमें जो है कोशिका नहीं होता है। ये एक अणु है जो कि सजीव की तरह व्यवहार करती है, केवल प्लांटों में होता है, आरएनए से बना होता है, परजीवी के रूप में यह पौधों में रहता है और रोग फैलाता है। तो वायराइड के बारे में उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे प्रियॉन की। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस बॉडीज इसका पूरा नाम है, लेकिन आप ध्यान रखें प्रियॉन। प्रियॉन से ध्यान रखिएगा, यह हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया था प्रियॉन के बारे में कि ये क्या है। तो ये प्रोटीन है। प्रियॉन जो है ये भी वायराइड की तरह अकोशिकीय है, नॉन सेलुलर है, मतलब कोशिका इसमें भी नहीं है। ठीक है। यह जो है प्रियॉन ये असामान्य प्रोटीन अणु का बना होता है। सामान्य प्रोटीन अणु जो होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो 20 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, इसे सामान्य प्रोटीन कहा जाता है, 20 एमिनो एसिड को। लेकिन ये जो प्रियॉन है ये 254 एमिनो एसिड का बना रहता है, इसलिए इसको असामान्य प्रोटीन नाम दिया गया है। ध्यान रखना है कि प्रियॉन का निर्माण जो है केवल ब्रेन सेल में ही होता है, अर्थात न्यूरॉन में ही होता है। ठीक है। कहता है इसका निर्माण 254 एमिनो अम्ल के मिलने से बना है, इसलिए इसे असामान्य प्रोटीन कहा जाता है। प्रियॉन क्या है? असामान्य प्रोटीन का बना हुआ है। सामान्य प्रोटीन की बात करें तो 20 एमिनो एसिड से बना होता है। ध्यान रखिएगा, प्रियॉन सजीवों में 2 प्रकार का होता है। एक है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा सीट। हेलिक्स से आप ध्यान रख सकते हैं, आपको हील करना मतलब आराम देना। तो अल्फा हेलिक्स जो है ये रोगों को नहीं फैलाता है, जबकि बीटा सीट ये रोग को फैलाता है। क्लियर है। आगे कहता है कि प्रियॉन में म्यूटेशन का गुण पाया जाता है। म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन का गुण पाया जाता है, जिस कारण जो है इसका रूप बदला जा सकता है या यह रूप बदल लेता है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन शब्द आपने अगर एक्स मैन की जो मूवी आती थी उसमें अगर आपने जरूर सुना होगा। आगे कहता है कि प्रियॉन का प्रभाव केवल मस्तिष्क में होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यह जो है इसके द्वारा हमारा नर्व सेल प्रभावित हो जाता है। कहता है स्क्रैपी भेड़ बकरी में, मैड काउ डिजीज जिसे बीएसई भी कहते हैं, गाय बैल इत्यादि में प्रियॉन के कारण होता है। और इस रोग में मुख्यतः जो है पागलपन के जो लक्षण होते हैं उस तरह से हो जाते हैं। प्रियॉन रोग केवल जंतुओं में होता है। क्लियर है। प्रियॉन के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह एक असामान्य प्रोटीन है, 254 एमिनो एसिड से बना हुआ है। इसमें म्यूटेशन का गुण पाया जाता है, ये अपने रूप को बदल सकता है। प्रियॉन जो है ये हमारी नर्व सेल को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है और पागलपन के इसमें लक्षण होते हैं, केवल जंतुओं में होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगला है वायरस। देखिए, वायरस एक लैटिन शब्द है जो कि पॉइजन, विष से बना है। विष से बना है वायरस। 1892 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है, बल्कि कई बार पूछा गया है
लेकिन अब इतने आसान सवाल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी 1892 में। इस समय देखिए तंबाकू में मोज़ाइक रोग फैला था। मोज़ाइक रोग में क्या होता था कि तंबाकू के पत्ते पर चित्तीदार संरचना हो गई थी। इसी में जो है खोजा गया था वायरस को इवानोवस्की के द्वारा। इवानोवस्की ने जो वायरस ढूंढा था उसका नाम TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस रखा था। क्लियर है? 1892 में इवानोवस्की ने खोजा था। लेकिन रुकिए, इससे पहले एक और वैज्ञानिक है, ये है एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने तंबाकू के पत्ते में होने वाले मोज़ाइक डिजीज़ पर सबसे पहले शोध किया और बताया कि यह रोग जो है संक्रामक है। तंबाकू का जो पत्ता जैसा भी होता होगा मालूम नहीं, लेकिन अगर इस पर जो चित्तीदार संरचना बन गई थी, इस पर जो है एडोल्फ मेयर ने 1886 में ही शोध किया और बताया कि ये जो चित्तीदार रोग है ना, ये जो चित्तीदार संरचना है, ये संक्रामक है, ये फैलेगा। इसी चीज़ को आधार बनाया इवानोवस्की ने और 1892 में वायरस की खोज कर डाली। आगे कहता है सन 1935 में WM स्टैनले ने वायरस से ग्रस्त कोशिका से वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग किया था। अच्छा सवाल है, पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसने जो है वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त किया था? WM स्टैनले। तो वायरस के बारे में 3 वैज्ञानिक हमें ध्यान में रखना है। 1886 में हम लोग ध्यान रखेंगे एडोल्फ मेयर। इसने बताया कि तंबाकू के पत्ते में जो चित्तीदार संरचना बन गई है ये संक्रामक है, ये फैलेगा। इसी चीज़ को आधार बनाया इवानोवस्की ने और 92 में वायरस की खोज कर डाली। तत्पश्चात 1935 में WM स्टैनले ने वायरस को रवेदार क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग कर लिया। अब बात करेंगे वायरस है क्या। तो वायरस भी वायराइड और प्रियॉन की तरह नॉन सेलुलर, मतलब कोशिका नहीं होती है इसमें भी। वायरस जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं हम लोग जानते हैं 2 प्रकार का होता है, RNA और DNA। तो ध्यान रखना है ये कि प्लांट वायरस और एनिमल वायरस दोनों अलग अलग होते हैं। प्लांट वायरस की बात करें तो प्लांट वायरस में प्रोटीन और RNA होता है। प्लांट वायरस में प्रोटीन प्लस RNA होता है, जबकि एनिमल वायरस की बात करें तो प्रोटीन प्लस DNA होता है। क्लियर है? P से प्लांट, प्रोटीन प्लस RNA, एनिमल प्रोटीन प्लस DNA। इसको आप याद रखिएगा। जैसे प्लांट की बात करें तो P के नज़दीक है R, A की बात करें तो A के नज़दीक है D। ठीक है? एनिमल वायरस में प्रोटीन और DNA होता है, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप एनिमल वायरस में DNA की जगह RNA होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है HIV। अर्थात HIV में प्रोटीन प्लस RNA है। ये सवाल आपका बिहार सचिवालय में पूछा गया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। HIV में क्या होता है? प्रोटीन प्लस RNA। कहता है कि RNA न्यूक्लिक एसिड वाले वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। RNA वाला किस में होता है? R किसके नज़दीक है? P की, मतलब प्लांट में पाया जाता है। वहीं DNA न्यूक्लिक वाले जो वायरस होते हैं उनको एडिनो वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस मुख्यतः ये जो है जंतुओं में पाया जाता है। वायरस का जो बाहरी परत होता है ये प्रोटीन से बना होता है और भीतरी भाग में न्यूक्लिक एसिड रहता है। क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, DNA और RNA। RNA रहेगा अपना प्लांट में, DNA रहेगा अपना एनिमल में, जंतु में। लेकिन
HIV एक ऐसा अपवाद है जिसमें DNA के साथ RNA होता है। वायरस की आकृति अलग अलग होती है। आगे देखते हैं। कहता है वायरस सजीव है या फिर निर्जीव है। तो ध्यान रखिए, वायरस एक्चुअल में सजीव है या निर्जीव है, इस पर काफ़ी विवाद है, ये कंट्रोवर्सी है। लेकिन वायरस के बारे में कहा जाता है कि इसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों का लक्षण पाया जाता है। सजीव, इसको किस बेस पर मानते हैं हम लोग? तो ध्यान रखिएगा, वायरस में जनन होता है। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछ सकता है। वायरस में जनन होता है, लेकिन वहीं वायरस को निर्जीव कहने का जो कारण दिया जाता है वह कारण है कि वायरस में श्वसन नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो ऐसी ही जगह पर हम लोग जाके फंस जाते हैं। वायरस में श्वसन नहीं होता है लेकिन जनन होता है। इस वजह से वायरस के बारे में माना जाता है कि वायरस सजीव में सजीव की तरह तथा निर्जीव में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है ये वायरस। इस वजह से वायरस को सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण होने के कारण वायरस को योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है सजीव एवं निर्जीव के बीच में। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि सजीव एवं निर्जीव के बीच का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को। वायरस से देखिए पौधों में भी, जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे आलू का लीफ रोल रोग, किसी भी पौधे का मोजाइक रोग वायरस से ही होगा। भिंडी में पित्तसिरा रोग, सवाल पूछा हुआ है कि भिंडी में पित्तसिरा रोग किसके कारण से होता है, तो ध्यान रखिएगा वायरस के कारण। ये सभी और कई सारे महत्वपूर्ण रोग हैं। बात करें मानव में वायरस के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, पहला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ध्यान रखिए, इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा का जो वाहक है ये प्रभावित रोगी ही होता है, मतलब किसी अगर व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा है तो वो ही इसे आगे बढ़ाएगा इस फ्लू को। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्फ्लुएंजा जो है ये मिक्सो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लूएंजा, मिक्सो वायरस। फ्लू को आपको क्या करना है? मिक्स करना है। छींक आना और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नाक से पानी निकलना इसका प्रमुख लक्षण है। होता क्या है, रोगी छींकते रहते हैं और ये वायरस हवा में जाता है, फिर हवा से स्वस्थ व्यक्ति में चले जाता है, फिर उनके फेफड़े में जाता है और फेफड़े में यह जो है 1 से 4 दिन तक जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। सबसे बड़ा बात तो यह है कि मिक्सो वायरस जिसके कारण हमें इन्फ्लुएंजा होता है, ये अपना स्ट्रेन बदलते रहता है। स्ट्रेन आपने सुना होगा, जैसे कोविड के कई सारे स्ट्रेन है, उसी तरह से इसका स्ट्रेन जो है बदलते रहता है। इस वजह से इसका टीका बनाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप यहाँ ध्यान रखिए, H5N1 ये बर्ड फ्लू है और H1N1 स्वाइन फ्लू है। ये दोनों पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा कहता है 3-4 दिन में रोगी खुद ठीक हो जाता है यदि इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक रहे, मजबूत रहे तो। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो का वास्तविक नाम पोलीमेलाइटिस है। पोलीमेलाइटिस पोलियो वायरस के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा। होने का कारण है गंदा या संक्रमित जल, भोजन, दूध इत्यादि के सेवन से ये हमें पोलियो हो सकता है। जैसे इन सभी चीज़ों को या दूषित चीज़ों को हम लोगों ने सेवन किया, ये हमारे आहार नाल में गया, वहाँ से हमारी छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से हमारे रक्त में, रक्त से फिर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में पहुँचने के बाद हमारी न्यूरॉन कोशिका जो है ये प्रभावित हो जाती है पोलियो में। ये पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं होता है। ठीक ना होने का कारण ये है क्योंकि हमारी न्यूरॉन कोशिका ही प्रभावित हो जाती है। और न्यूरॉन कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह दोबारा नहीं बनने वाली कोशिका है। इसमें पुनर्योजित क्षमता जो है ना के बराबर होती है।
कहता है पोलियो मुख्य रूप से 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रभावित करती है। वर्तमान में पोलियो से लगभग देश मुक्त हो चुके हैं, कुछ एक देशों को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इन जगहों पर ये अफवाहें हैं कि इसको पीने से नपुंसकता हो जाती है और भी कई तरह तरह की अफवाहें जो हैं फैलती है। इस वजह से इन देशों में पोलियो देखने के लिए मिलता है। हालांकि अपना देश भारत 2014 में ही पोलियो से मुक्त हो चुका है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला है मीजल्स, खसरा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। ये तीनों वायरस के कारण होता है। खसरा की अगर बात करें तो ये मोरबेली या रूबेओला वायरस के कारण होता है। खसरा किसके कारण? मोरबेली या रूबेओला वायरस के कारण। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वेरिओला वायरस के कारण, वेरिओला। और चिकन पॉक्स ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, चिकन को क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में ये सेल होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मटन के मुकाबले, क्योंकि ये सस्ता है तो ज़्यादा मात्रा में ये सेल होता है। तो चिकन वेरिसेला, स्मॉल पॉक्स वेरिओला, खसरा मोरबेली। तो ध्यान रखिएगा, खसरा, चेचक, छोटी माता, ये तीनों वायरस के कारण होती है। किन किन वायरस के कारण होती है हम लोगों ने देख लिया। तीनों का लक्षण देखिए ये समान है, बुखार हो जाता है, शरीर पर लाल दाने, कमजोरी इत्यादि प्रमुख लक्षण है। इन तीनों में जो सबसे खतरनाक होता है ये होता है चेचक, स्मॉल पॉक्स वेरिओला वायरस के कारण। तीनों में सबसे खतरनाक बीमारी है। हालांकि 1977 में भारत चेचक मुक्त हो चुका था। ध्यान रखिए, सवाल पूछ लेता है। 1977 में भारत चेचक मुक्त हुआ, 2014 में पोलियो हुआ था। इन रोगों का प्रसार जो है हवाओं के माध्यम से ही हो जाता है। यदि आपने कभी अनुभव किया होगा तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी को, जो हम लोग कहते हैं माता, ये हो गई है, तो उसके ठीक होने के पश्चात उनसे संबंधित व्यक्तियों को ये हो जाता है। इसका रीज़न है हवा। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष इलाज नहीं है, ये स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ से बचाव हेतु MR वैक्सीन उपलब्ध है। चूँकि इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, MR वैक्सीन किससे संबंधित है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रेबीज़। बहुत फेमस रोग है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, रेबीज जो है ये रैबिडो वायरस के कारण होता है, रैबिडो वायरस। इसका वाहक बात करें तो मुख्य रूप से जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, चमगादड़ जैसे स्तनधारी में ये रैबिडो वायरस होता है और मुख्य वाहक इसका कुत्ता है। चूँकि कुत्ता इसलिए मुख्य वाहक है क्योंकि मनुष्य जो है इन सभी के कंपैरिजन में कुत्ता से ज़्यादा क्लोज रहता है, इसलिए कुत्ते को मुख्य वाहक की संज्ञा दी गई है। होता क्या है देखिए, कुत्ते के लार में ये रैबिडो वायरस होता है और जब कुत्ता मानव को काट लेता है तो हमारे रक्त में पहुंच जाता है और रक्त से फिर ये मस्तिष्क में पहुंचता है। हमारी जो न्यूरॉन होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिस कारण से पागलपन के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। पहले 14 सुई पेट में लगते थे, हालांकि वर्तमान में इसका संशोधित टीका दिया जाता है जो लगभग 3 सुई होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति जो है, रेबीज से प्रभावित व्यक्ति पानी से डरता है और पानी से डरना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। एक्चुअल में देखिए होता ये है, ये हाइड्रोफोबिया के कारण गले की जो मांसपेशियां होती है ये काम करना बंद कर देती है, काफ़ी धीमी काम करती है और जब हम लोग गले से अंदर नीचे कुछ चीज़ को घोंटने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस दर्द से बचाव हेतु लोग जो हैं पानी से
बचते हैं। अगला है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसके कई सारे वेरिएंट हैं, जैसे ए बी सी एकदम जी तक होता है ये। लेकिन अपने देश में, भारत में हेपेटाइटिस ए और बी जो है ये ज़्यादा प्रभावी है। हेपेटाइटिस ए होने का जो रीज़न है वो है भोजन एवं पानी। वहीं हेपेटाइटिस बी रक्त एवं बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से फैलता है। इसके कारण जो है हमारे लीवर का आकार बढ़ जाता है और जॉन्डिस जैसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बहुत बार पूछा गया है। HIV की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV, ये एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। और हमने पीछे भी देखा था कि HIV वायरस में प्रोटीन प्लस RNA होता है, चूँकि ये एक अपवाद है। प्रोटीन प्लस RNA पौधों में होता है, जबकि जंतु में प्रोटीन प्लस DNA होता है, लेकिन अपवाद यहाँ पर है HIV। एड्स होने के पश्चात प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, हमारा इम्यून सिस्टम, ये प्रभावित हो जाता है और इसमें जो टी लिम्फोसाइट होती है इसकी क्षमता पर असर पड़ता है। ये जिस हिसाब से इसको काम करना चाहिए उस हिसाब से ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि यह एड्स में प्रभावित हो जाता है। ट्वार्ट तथा डी हैरेल, इन दोनों ने एक नए प्रकार का वायरस खोजा जिसका नाम रखा बैक्टीरियोफेज। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज प्रोटीन और DNA से बना होता है। बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। तो सवाल अगर आपसे पूछ ले कि बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाले वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, ट्वार्ट एवं डी हैरले ने खोजा था। वायरस को हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में। चूँकि वायरस में हम लोगों ने देखा कि कोशिका नॉन सेलुलर थी, प्रियन भी नॉन सेलुलर था, वायरॉइड भी नॉन सेलुलर था। बात करेंगे बैक्टीरिया। जीवाणु में देखिए कोशिका होता है और बैक्टीरिया पृथ्वी का प्रथम ऐसा जीव है जिसमें कोशिका था। सवाल अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी का पहला ऐसा जीव जिसमें कोशिका था, तो वो बैक्टीरिया थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, ध्यान रखिएगा, जो कि 1800 वर्ष हम शायद भूल रहे हैं, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया खोजा था। और ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले जीवित कोशिका ढूंढा था। जीवित कोशिका, क्योंकि मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा, कोशिका में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे कहता है 1829 ईस्वी में एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। क्योंकि खोजा है ल्यूवेनहुक ने, लेकिन इसका नाम बैक्टीरिया होगा या बैक्टीरिया है, ये एहरनबर्ग ने कहा था। क्योंकि इससे पूर्व ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया ढूंढा उसका नाम एनिमलक्यूल रखा था। ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया खोजा और उसका नाम एनिमलक्यूल रखा। फिर 1829 में एहरनबर्ग ने एनिमलक्यूल का नाम बैक्टीरिया कर दिया। क्लियर है। आगे कहता है कि 1864 में लुईस पास्चर और 1876 में रॉबर्ट कोच ने बताया कि बैक्टीरिया जो है ये रोग को फैलाता है। अर्थात इससे पूर्व हमें ये नहीं मालूम था कि बैक्टीरिया रोगों को भी फैलाता है, लेकिन सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने, उसके बाद रॉबर्ट कोच ने बताया कि भैया बैक्टीरिया रोग को फैलाते हैं। और इसी क्रम में लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने ही की थी, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे कहता है कि बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ल्यूवेनहॉक को
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु विज्ञान का पिता, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये दोनों उपाधि या पदवी ल्यूवेनहॉक को प्राप्त है। बात करेंगे बैक्टीरिया कहाँ रहता है, तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया जो है ये सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव है। हर जगह आपको ये मिलने वाला या रहने वाला एक जीव है। यह विपरीत से विपरीत वातावरण में भी रहने हेतु यह सक्षम है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया क्या है, सर्वव्यापी है। कहता है बैक्टीरिया किसका बना रहता है, ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया जो है ये कोशिका का बना होता है। यह एक कोशिकीय होता है, केवल एक कोशिका में हम लोगों ने पढ़ा था एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। तो बैक्टीरिया कैसा होता है, एक कोशिकीय। और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका हम लोगों ने विस्तार से देखा था कोशिका वाले चैप्टर में। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको वहाँ देख लीजिए आप। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सवाल कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि यह एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन या ग्लाइकोन की बनी होती है। बात करें यह दिखता कैसे है, तो ध्यान रखिए सभी बैक्टीरिया जो है ये एक जैसे नहीं होते हैं। इनकी आकृति जो है संरचना अलग अलग होती है, जैसे कि गोलाकार, छड़ के समान, सर्पिला, स्पाइरल, कोमा जैसी आकृति। इस तरह से इसकी आकृति अलग अलग होती है। गोल आकृति वाले बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं, कोकस, गोल को कोकस। जो छड़ के समान होती है उसे बेसिलस कहते हैं। जो सर्पिल आकार की होती है उसे स्पाइरिला कहते हैं, स्पाइरिला। कोमा आकृति के बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं, विब्रियो। देखिए आगे कहता है कि कभी कभी गोल आकार के जीवाणु जब घन की आकृति बना लेते हैं, क्यूब की आकृति में आ जाते हैं, तब इसे सारसीना कहा जाता है। ध्यान रखना है, सारसीना। सवाल अगर आपसे पूछ ले घन की आकृति वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सारसीना। अब बात करेंगे बैक्टीरिया में पोषण किस तरह से होता है, तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया में स्वपोषण भी होता है, परपोषण भी होता है, यह परजीवी भी है, यह मृतजीवी भी है। तो इसमें पोषण की इतनी सारी विधियां हैं, क्लियर है। कई बैक्टीरिया में स्वपोषण होता है, अर्थात स्वपोषण तभी संभव है कि जब उनमें क्लोरोफिल पाया जाए, क्योंकि स्वपोषण बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं और भोजन बनेगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो स्वपोषण करते हैं, उसे साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल कहा जाता है। क्लियर है। अब बात करेंगे बैक्टीरिया में जनन किस तरह से होता है। ध्यान रखिए जनन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल अलैंगिक और सेक्सुअल लैंगिक। एसेक्सुअल की बात करें तो ऐसा जनन जिसमें केवल अकेला जीव अपने जैसा ही जीव को उत्पन्न करता है या पैदा करता है, सिंगल जीव है वो अपने जैसे जीव बनाया जा रहा है, तो उसको कहेंगे अलैंगिक। वहीं लैंगिक की बात करें तो ऐसा जनन जिसमें मेल फीमेल का संयोग आवश्यक है। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जनन होता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि बैक्टीरिया में जनन की विधि क्या है, तो अलैंगिक। और इसमें जनन जो है ये विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ध्यान रखिएगा विखंडन विधि क्या है। तो जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये आगे जाके इस आकृति में धीरे धीरे जो है बन जाती है, फिर अलग हो जाती है। तो जनन की यह विधि अलैंगिक और विखंडन विधि होती है।
बात करेंगे बैक्टीरिया के लाभों की। तो ध्यान रखिए, बैक्टीरिया हमारे पर्यावरण में अपघटक अर्थात डीकम्पोजर की भूमिका निभाता है। जैसे कि ध्यान रखिए, मिट्टी से पोषक तत्व इसको प्राप्त किया पौधे ने, पौधे को लिया जंतु ने, फिर आगे जाके जंतु मर गए। इस मरे जंतु को बैक्टीरिया ने अपघटन के माध्यम से सड़ा गला दिया और पुनः जो है मिट्टी में पोषक तत्व डाल दिया। तो ये एक चैन की भांति एक भूमिका निभाता है और अपघटक डीकम्पोजर की जो कार्य प्रणाली है उसको पूरा करता है बैक्टीरिया। इसके अलावा पौधे के पूर्ण रूप से स्वस्थ विकास के लिए 17 तत्व आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल जो है स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि पौधों में पूर्ण रूप से विकास हेतु कितने तत्वों की आवश्यकता अनिवार्य है। 17 तत्व, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन। चूँकि पौधे जो हैं नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, है ना, ये पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सवाल भी पूछा गया है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके मिट्टी में मिला देता है और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि पौधे के पूर्ण विकास के लिए 17 तत्व जरूरी है और इन 17 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। क्योंकि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये इसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल करके मिट्टी में मिला देते हैं और यह प्रोसेस जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसके अलावा देखिए, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। यह हमारे बड़ी आंत का एक भाग है, कोलोन, उसमें पाया जाता है। यह हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया का भक्षण कर लेता है और हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। ई कोलाई कहाँ पर? बड़ी आंत में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं, जो जुगाली करते हैं, उनके आमाशय में एक खास प्रकार का जीवाणु होता है जो सेलुलोज को पचाने में सक्षम होता है। क्योंकि हम लोग सेलुलोज को डायरेक्ट नहीं पचा सकते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं, गाय, बकरी, भैंस, ये सेलुलोज को डायरेक्ट पचा लेते हैं। इसके पीछे का रीज़न है उनके आमाशय में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज के पाचन में सक्षम होता है। आगे कहता है कि पनीर, मक्खन आदि खाद्य पदार्थ में जीवाणु की सहायता से जो है सुगंध भरा जाता है, रिपेनिंग जिसको कहते हैं। एंटीबायोटिक दवा के निर्माण में जीवाणु बैक्टीरिया का प्रयोग जो है बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये थे बैक्टीरिया के लाभ। जानेंगे बैक्टीरिया की हानियाँ, क्या क्या नुकसान है। तो ध्यान रखिए, बैक्टीरिया या जो जीवाणु जिसे कहते हैं, ये हमारे भोजन को विषाक्त, टॉक्सिक बना देता है और भोजन को टॉक्सिक बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ऐसे बैक्टीरिया शामिल हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये तीनों बैक्टीरिया क्या करती है, तो हमारे भोजन को विषाक्त, टॉक्सिक बना देती है। इसके अलावा मिट्टी में स्थित नाइट्रोजन के यौगिक NO2 एवं NO3 को स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में तोड़ करके वायुमंडल में मुक्त करती है बैक्टीरिया, और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रोफिकेशन कहती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। और ऐसे करने वाले बैक्टीरिया हैं सीडोमोनास एवं थायोबैसिलस।
सीडोमोनास एवं थायोबैसिलस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। जबकि नील हरित शैवाल के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जो है मिट्टी की उर्वरता या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा साइटोफेज एवं स्पाइरोकीट जैसे बैक्टीरिया रुई के रेशे को नष्ट कर देता है। साइटोफेज एवं स्पाइरोकीट। तो सवाल देखिए आपसे पूछ सकता है कि भोजन को विषाक्त करने वाला बैक्टीरिया, तो आपको ये एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि किस प्रकार के या कौन से बैक्टीरिया जो हैं ये डीनाइट्रोफिकेशन करते हैं। तो सीडोमोनास एवं थायोबैसिलस, नाम थोड़ा टफ है लेकिन आपको पढ़ना होगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि रुई के रेशे को नष्ट करने वाला बैक्टीरिया साइटोफेज, स्पाइरोकीट। इतनी कमियों के बावजूद बैक्टीरिया जो है पौधे में रोगों को भी फैलाता है, जैसे आलू में बिल्ट रोग, गन्ने में लालधारी जिसे रेड डॉट कहते हैं, चावल में अंगमारी इत्यादि रोगों को ये फैलाता है। बात करेंगे बैक्टीरिया के द्वारा मानव में होने वाला प्रमुख रोग। पहला जो प्रमुख रोग है ये है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा, श्वेत प्लेग इन सभी नामों से जाना जाता है। और इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। बहुत ज़्यादा लोग एशिया महाद्वीप में टीबी से प्रभावित हैं। औसतन अगर बात करें अपने देश में 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रतिवर्ष भारत में। काफ़ी डेंजरस बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो इससे रोगी है वह बराबर खांसता है और छींकता है। काफ़ी डरावनी खांसी या लगातार खांसी होती है। इनके खांसी में जो बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हवा में चले जाता है। फिर हवा से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फेफड़े में गया। फेफड़े में यह ट्यूबरकुलिन नामक एक विष बना लेता है और यह विष बनने के बाद फेफड़ा जो है प्रभावित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, टीबी माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इससे बचाव हेतु बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ध्यान रखना है। हालांकि यह टीका नवजात शिशु में लगाया जाता है, फिर भी इसके होने की संभावनाएं होती है। बीसीजी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। सवाल पूछा गया है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बीसीजी। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड देखिए ये दूषित जल, भोजन इत्यादि के सेवन करने से होता है। अगर आप सड़क पर जो मिलता है चाउमीन, चाट, बर्गर, उसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा है। बात करें टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। साल्मोनेला टाइफी। आहार नाल में छोटी आंत हमारा प्रभावित होता है जिस कारण तेज बुखार रहता है काफ़ी लंबे समय तक। इसका टीका जो है टीएबी अर्थात टाइफाइड एंटीबायोटिक है, लेकिन इस टीके का प्रभाव जो है मात्र 3 वर्ष तक ही रहता है। और टाइफाइड में एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया के कारण होता है। नाम से आप याद रख सकते हैं, निमोनिया, न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया में भी देखिए टीबी की तरह हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। चूँकि निमोनिया में होता क्या है कि फेफड़ा का जो वायु कोश होता है एल्वोलाई, इसके भीतर का जो द्रव्य होता है वह सूख जाता है, जिस कारण से वहाँ पर जो है जो हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं काफ़ी आपको लगेगा कम सांस पहुँच रहा है। रोगी जो है तेज तेज सांस लेने लगता है, हाँफने लगता है। क्यों? क्योंकि एल्वोलाई जो फेफड़े में वायु कोश है वो प्रभावित हो जाता है, वहाँ मौजूद द्रव्य जो है सूख जाते हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा नवजात शिशु इससे प्रभावित होते हैं। सांस फूलना, बुखार, खांसी प्रमुख लक्षण है।
अगला है कोलेरा या हैजा। जल संक्रामक रोग है कोलेरा हैजा, और विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण होता है। हैजा में देखिए छोटी आंत हमारी इससे प्रभावित हो जाती है, दस्त उल्टी लक्षण है इसका, शरीर में जल का अभाव हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। अगला है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होती है। ये पालतू जानवर के माध्यम से ये मानव में फैलता है। इसमें त्वचा, फेफड़ा, आहार नाल इत्यादि प्रभावित होती है। अगला है डिप्थीरिया। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु के कारण होता है डिप्थीरिया। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थीरिया में हमारा श्वसन जो है ये प्रभावित होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं जो कि हम लोग मानव रोग में विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे टिटनस, कुष्ठ, ये सब भी जो है बैक्टीरिया के कारण ही होती है। यहाँ पर हम लोग मानव रोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वायरस के कारण होने वाले रोग, वायरस आए तो वायरस से जो प्रमुख रोग है उनको देख लिया, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जो प्रमुख रोग है उनको देख लिया। यहाँ हम लोग मानव रोग नहीं पढ़ रहे हैं। आगे कहता है कि सजीवों को 5 जगत में RH विटेकर ने विभाजित किया है। ये 5 जगत क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। इन 5 जगत में मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में सूक्ष्म जीव को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव जो है ये किस किस जगत में है? तो मोनेरा में है और प्रोटिस्टा में। हालांकि इन दोनों जगत के सूक्ष्म जीवों में अंतर है। क्या अंतर है देख लेते हैं, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। देखिए क्या कहता है। मोनेरा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है, सर्वव्यापी होता है, प्रचलन अंग नहीं होता है, ठीक है, और इसका बैक्टीरिया इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिए मोनेरा में कौन से ऐसे जीव रखे जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना, सेल वॉल जिसमें पाया जाता हो, सर्वव्यापी हो, प्रचलन अंग नहीं हो, ऐसे जीव मोनेरा में रखे जाते हैं, जिसका उदाहरण है बैक्टीरिया। वहीं अगर बात करें प्रोटिस्टा में कैसे सूक्ष्मजीव रखे जाते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ, सेल वॉल जिसमें नहीं पाया जाता हो, जल में पाया जाता हो ऐसे सूक्ष्मजीव जो जल में पाए जाएं, सिलिया, फ्लैजिला, कूटपात जैसे प्रचलन अंग मौजूद होते हैं। आगे अभी इसको देखेंगे। प्रोटिस्टा का उदाहरण है प्रोटोजोआ। तो ध्यान रखिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सभी सूक्ष्मजीव ही हैं, लेकिन RH विटेकर के अनुसार जो 5 जगत सिद्धांत उन्होंने दिया उनमें अलग अलग तरीके से बांटा गया है। क्लियर है? आगे इसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने मोनेरा किंगडम को एक तरह से समाप्त किया, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से पढ़ा। बात करें अगर प्रोटिस्टा किंगडम की, तो इसमें देखेंगे पहले यूग्लिना। कहता है यह स्वतंत्र जीवी है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। मुख्य रूप से ये जो आपको तालाब, गड्ढे, गीली मिट्टी इत्यादि जगहों पर आपको मिल जाएगा, खास करके ठहरे जल में ये पाया जाता है यूग्लिना। आगे देखिए कहता है यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषण भी होता है, लेकिन प्रकाश की मतलब सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में यह परपोषण भी करता है। तो ध्यान रखिएगा यूग्लिना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषण करता है, जबकि इसकी अनुपस्थिति में परपोषण करने लगता है। यूग्लिना को पौधे एवं जंतु के बीच योजक कड़ी कहा जाता है। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सजीव एवं निर्जीव के बीच योजक कड़ी हम लोगों ने वायरस को कहा था, उसी तरीके से पौधा एवं जंतु के बीच योजक कड़ी कहा जाता है किसको? यूग्लिना को। इसके अलावा यूग्लिना को ही हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि प्रोटिस्टा किंगडम के जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो यूग्लिना में भी नहीं होगा। ये देखिए यूग्लिना, यूग्लिना का बाहरी परत जो है
पेलिकल बोलते हैं उसको, बाहरी परत। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूंछ जैसा, ये है इसका फ्लैजिला, जो कि इसका प्रचलन अंग है। अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? तो प्रोटोजोआ की एक प्रजाति है। यह भी स्वतंत्र जीवी होता है, लेकिन रुका हुआ जल स्रोत जिसके अंदर सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे जल में यह, अर्थात गंदे जल में यह बड़ी मात्रा में पाया जाता है पैरामीशियम। आकृति देख रहे हैं इसकी आप। पैरामीशियम जो है ये परपोषी होता है। यूग्लिना कैसा होता था? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता था और अनुपस्थिति में परपोषण करने लगता था। लेकिन पैरामीशियम जो है ये परपोषी होता है। इसका आकार चप्पल के जैसा होता है, इसलिए इसको चापली जंतु भी कहते हैं, चापली जंतु। पैरामीशियम के प्रचलन अंग को सीलिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लैजिला यूग्लिना का था, सीलिया पैरामीशियम का है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी। देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी एक प्रोटोजोआ है, दूसरे पर यह निर्भर होता है प्लाज्मोडियम, और अपने जीवन चक्र व्यतीत करने हेतु दो इसके प्रमुख वाहक हैं। एक हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर, दूसरा है मानव शरीर। इन दोनों की आवश्यकता है इसको पोषण करने के लिए। ध्यान रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होता है, जिसे स्पैरोजॉइट कहते हैं। जो मादा एनोफिलीज मच्छर है उसका लार में प्लाज्मोडियम होता है, उसको क्या कहते हैं? स्पैरोजॉइट। और जब ये मच्छर हमें काट लेता है तो वो हमारे अंदर आ जाता है प्लाज्मोडियम, और मानव रक्त में पहुंचने पर इसे मेरोजॉइट कहते हैं, मेरोजॉइट। जैसे ही मादा एनोफिलीज मच्छर ने हमें काटा, हमारे शरीर में इसका प्रभाव दिखने लगेगा और हमारे रक्त में ये होमोजीन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक विष बनाता है जिसका नाम है होमोजीन। इस विष के कारण ठंड के साथ हमें बुखार होने लगता है और यह स्थिति जो है मलेरिया कहलाता है। तो आप समझे मलेरिया होने का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के बाद हमारे शरीर में होमोजीन नामक एक विष बनता है जो कि मलेरिया का कारण है। मलेरिया के उपचार हेतु क्विनैन का प्रयोग होता है, फिलोक्विनैन का। इसकी 4 प्रजाति है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये चारों हालांकि मलेरिया फैलाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। क्लियर है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सबसे खतरनाक है। अगला है लिस्मेनिया डोनावेन। लिस्मेनिया डोनावेनी, यह भी एक परजीवी प्रोटोजोआ है। ध्यान रखिएगा, लिस्मेनिया डोनावानी। इसको भी अपना जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषकों की आवश्यकता होती है। एक हो गया सैंड फ्लाई, दूसरा हो गया मानव शरीर। ये जो सैंड फ्लाई है, बालू मक्खी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये काटती है मानव को, जिसके बाद हमारा पलीहा जिगर प्रभावित हो जाता है और हम लोग जो है लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी से प्रभावित हो जाते हैं और हमें काला जार नामक बीमारी फैल जाती है। तो सवाल अगर आपसे पूछ ले काला जार का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी जिसको कहते हैं। ऐसी मक्खी आप ध्यान रखिए, मिट्टी के घरों में या ऐसे क्षेत्र जहाँ काफ़ी कम रोशनी पहुँचता है उसी जगह पर ये सैंड फ्लाई पाई जाती है। ध्यान रखिए, काला जार नामक बीमारी जो है ये मुख्य रूप से गरीबी क्षेत्रों में फैलता है, जैसे अफ्रीका वगैरह में। अगला है ट्रिपनोसोमा गैम्बेनिस। ट्रिपोनोसोमा परजीवी प्रोटोजोआ है। जीवन चक्र हेतु 2 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है।
एक है सीसी मक्खी, दूसरा है मानव शरीर। सीसी मक्खी ने काट लिया मानव को, मानव का मस्तिष्क जो है प्रभावित हो गया। और स्लीपिंग सिकनेस, जिसको कि निद्रा रोग भी कहते हैं, ये बीमारी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, निद्रा रोग के लिए जो वाहक है कौन है? सीसी मक्खी। स्लीपिंग सिकनेस से अफ्रीका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। भारत में यह रोग प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये मक्खी हमारे यहाँ पाई ही नहीं जाती है। इसके अलावा देखिए, एक है एंट अमीबा जिंजिविलिस, ये पायरिया रोग को फैलाता है। एंट अमीबा जिंजिविलिस पायरिया रोग फैलाता है। अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पेचिस रोग का प्रमुख कारण है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। एक होता है एंट अमीबा कोलाई, जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ई कोलाई। ये हमारे बड़ी आंत के कोलम में रहता है और जो बाहर से जाने वाले बैक्टीरियाओं का ये भक्षण करता है। बात करें अमीबा की, तो ध्यान रखिए, अमीबा जो है ये स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है, किसी पर निर्भर नहीं। अपना आकार यह बदलते रहता है। अमीबा के आकार में लगातार परिवर्तन होते रहता है ना, कोई फिक्स इसका शेप नहीं है। अमीबा का प्रचलन अंग जो है कूटपाद है, जिसे स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद। ये प्रचलन अंग बराबर पूछा जाता है, जैसे युगलिना का फ्लैजिला था, पैरामीशियम का सीलिया था, अमीबा का कूटपाद है। ध्यान रखिएगा। ये जो 5 जगत हम लोगों ने पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इसमें ध्यान रखिएगा, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव शामिल किए गए हैं, जिनमें ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मोनेरा में मुख्य रूप से बैक्टीरिया है, अब प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ है। फंगी जो है, इसमें एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों को रखा गया है फंगी में। इसके अलावा प्लांटी और एनिमिलिया में बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। इस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोगों ने सूक्ष्मजीव का अध्ययन करके, अर्थात बैक्टीरिया का अध्ययन करके मोनेरा देख लिया, प्रोटोजोआ जैसे युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा, इन सभी का अध्ययन करके प्रोटिस्टा देखा। अब देखते हैं फंगी को। कवक की बात करें, फुफुंद फंगी कवक। ध्यान रखिए, यह यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय कवक की संरचना जो है बहुत सारे धागेनुमा संरचना से बने होती है। जो बहुकोशिकीय कवक होते हैं, इनकी संरचना धागेनुमा संरचना से बनी होती है, और इस धागेनुमा संरचना को माइसीलियम कहते हैं। हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए ज़रूरी है। फंगी में हम लोगों ने देखा कि एक कोशिकीय भी हैं और बहुकोशिकीय भी हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय कवक के बारे में, कि इसकी संरचना जो होती है ये धागेनुमा संरचना से बनी होती है, और इस धागेनुमा संरचना को माइसीलियम कहते हैं। हाइफा द्वारा कवक जो है ये अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कवक एवं शैवाल के बारे में, ठीक है, जो कि एक सहजीवी संबंध को स्थापित करता है। तो कवक में यह गुण होता है कि यह जो है मिट्टी से पोषक तत्व अगले को देता है, और अगला जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन इसको देता है। तो इस तरह से ये संबंध बनाते हैं। चूँकि कवक में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, ये हाइफा के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करता है। कवक, ध्यान रखिएगा, सर्वव्यापी होता है, लेकिन जितना सर्वव्यापी या जितना जीवाणु होता है जिस मात्रा में, उस मात्रा में कवक सर्वव्यापी नहीं होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और एक और बात, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, जो भी अभी हम लोगों ने बात किया, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में देखिए परपोषण होता है, कवक में
परपोषण होता है, यह भोजन हेतु दूसरे पर निर्भर करता है, शैवाल पर निर्भर करता है मुख्य रूप से, आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर बात करें सहजीवी, मृतजीवी, परजीवी, इन तीनों रूप से इसमें जो है पोषण होता है। हालांकि इसमें स्वपोषण संभव नहीं है कवक में। देखिए कई महत्वपूर्ण कवक है। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोटिकोलस कहते हैं, कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। चट्टान पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोलस कहते हैं, चट्टान पर जो उग रहा है वो सेक्सी है, सेक्सिकोलस है। गोबर पर जो उग रहा है वो कोप्रो है, कोप्रोफिलस। पेड़ पर जो है वो कोटिकोलस है। कवक में देखिए अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक मतलब एक जीव अपने द्वारा ही, अकेले अपने द्वारा ही स्वयं में अपने जैसा जीव उत्पन्न कर देता है, ये सेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है। और जो जनन की जो विधि होती है ये बीजाणु जनन विधि होती है, बीजाणु जनन विधि। इससे पहले हम लोगों ने जो विखंडन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था इस तरह से जो है दो चीज़ों का निर्माण हो गया था। यहाँ पर है बीजाणु जनन विधि। ये क्या है कि एक थैला है, इस थैले को बीजाणुधानी कहते हैं, जो कि बाहरी परत होता है। जब यह फट जाता है तो इस थैले के अंदर जो स्पोर आप देख रहे हैं ये इस तरह से बिखर जाते हैं, और जितने स्पोर होते हैं उतने ही कवक का निर्माण होता है। तो कवक में अलैंगिक जनन होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जनन की जो विधि है ये बीजाणु जनन विधि है। कवक के लाभ की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, भोजन खाद्य पदार्थ के रूप में रोमेरिया, कैलेबेसियस, एगेरिक्स, ये सब जो है खाद्य योग्य कवक है। शराब निर्माण में यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी कवक से अपघटक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। कवक से एर्गॉट बनता है, एर्गॉट, जिससे कि नशीला ड्रग बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एर्गॉट किससे बनता है? क्लेबीसेप्स परपुरिया कवक से। काफ़ी टफ नाम है, क्लेबीसेप्स परपुरिया से एर्गॉट बनाते हैं हम लोग। कवक की हानि की बात करें तो अल्फा टॉक्सिन नामक विष पैदा करता है जानवर के चारा में। अल्फा टॉक्सिन पौधे एवं जंतु में काफ़ी रोग फैलाता है, दांत, खाद, खुजली, दमा, ये सब हम लोग आगे मानव रोग में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। इसमें हम लोगों ने मोनेरा प्रोटिस्टा कवक को देख लिया। अगले अध्याय में प्लांटी फिर एनिमली को देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए।